स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद टिक एंड लॉजिक। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। मैंने पार्ट फर्स्ट पहले बनाया था दोस्तों, लेकिन मुझे कमेंट आया था कुछ कि सर ऑडियो क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, तो दोस्तों मैंने इसको फिर से बनाया है। तो इसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, आइए हम चैप्टर के नाम से थोड़ा सा लॉजिक निकालते हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। समीकरण, आप रासायनिक समीकरण नहीं जानते हैं, लेकिन समीकरण की जो मैथ की भाषा में समीकरण होता है वो आप जानते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, a प्लस बी 15 प्लस वाई बराबर 20, इस तरह के समीकरण आपको पता है। दोस्तों, इस तरह के समीकरण को ही हमें जानना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रासायनिक समीकरण होता है, और दोस्तों आप रासायनिक समीकरण में जानते हैं कि उसमें LHS और RHS बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे वही करना है, इसमें बैलेंसिंग समीकरण को भी पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, आप ऐसे समझिए, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक, दोस्तों उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे क्रिया कराने पर जल बनता है। दोस्तों यहाँ पर गुण धर्मों का अर्थ ये है कि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों के गुण कुछ और थे। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जल जो है यह ज्वलन को कम करने में काम आता है ज़्यादातर। वैसे इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसकी अलग है। तो दोस्तों, गुण धर्मों का यहाँ पर कहना यही था कि गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। दोस्तों, इन दोनों को मिलाने पर जल का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, इसका उदाहरण आप देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, क्रिया कराने पर जल बनता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के इसमें दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक अभिक्रिया होता है, एक उत्पाद होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं, जो हम आगे इसकी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हमें दो चीज देखने को मिल रहा है, अभिक्रिया एवं उत्पाद। दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया नहीं, अभिकारक होगा, यहाँ पे गलती से नहीं गलती किया। दोस्तों माफ कीजिए गलती के लिए, लेकिन यहाँ पे अभिकारक रहेगा, रिएक्टेंट जिसे हम कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता, अभिकारक कहलाते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस क्रिया में भाग लिए, जो यहाँ पे जल बनता है, जो क्रिया होती है, इसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं। दोस्तों ये होगा अभिकारक हमारा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे उदाहरण में आपको समझाया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक होंगे। दोस्तों, अभिकारक, ये दोनों आपके अभिकारक होंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, दो या दो से दो हो या फिर दो से अधिक हो तो वह अभिकारक कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। दोस्तों, आप इसके नाम से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि उत्पाद यानी जो हम प्रोडक्ट जो हमें मिलता हो, जो किसी भी क्रिया में भाग कराने पर, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वह उत्पाद कहलाता है। दोस्तों, वह उत्पाद कहलाता है। जैसे यहाँ पर जल हमें प्राप्त हुआ है तो ये उत्पाद कहलाता है।
दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर यह जल बनता है, यह उत्पाद कहलाता है। दोस्तों उत्पाद कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक गुण धर्म वाले पदार्थ, किसी एक या एक से अधिक गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर जल बनता है। अभिकारक, दोस्तों रिएक्टेंट जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कह सकते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, हम इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में के रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहेंगे या फिर उत्पाद कहेंगे। दोस्तों ये हमारा अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है वह उत्पाद कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और जल उत्पाद है। दोस्तों आइए वीडियो को आगे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों आइए पहले हम समीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समीकरण दोस्तों क्या होता है, किसी भी कथन के आगे बराबर का निशान जहाँ लगता है वही होता है हमारा समीकरण। जैसे अगर मैं लिखूँ 15 प्लस वाई बराबर 20। दोस्तों यहाँ पर ये बराबर का निशान है समीकरण का होने को दर्शाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 15 प्लस वाई बराबर 0, तो दोस्तों ये भी समीकरण हमारा अगर बराबर उसके बीच में लगा हुआ है तो वह समीकरण कहलाएगा। दोस्तों यही हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण है। हमें रासायनिक समीकरण में जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण है जिसमें रसायन। दोस्तों रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों रासायनिक समीकरण में होता है रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण होता है। अब दोस्तों आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण कैसे हो सकता है। दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। अभिक्रिया रासायनिक समीकरण होता है। दोस्तों अभी आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कैसे हो सकता है। दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यह आती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वही होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल हम लिए थे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर जल बनता है। दोस्तों यही मैं अपने उदाहरण में लिए थे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में। दोस्तों देखिए रासायनिक समीकरण ही रासायनिक अभिक्रिया में बताया गया। तो दोस्तों आप देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर जल बनता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर जब जल बनता है तो यही चीज़ हमें समीकरण द्वारा दर्शाना है। जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन है तो O से दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ऑक्सीजन उसको नहीं, ऑक्सीजन गैस ले रहा है, दोस्तों यहाँ पे तो लगाते हैं हाइड्रोजन गैस ले रहा है। दोस्तों हमें इस तरह से दर्शाना है और समीकरण हमें इस तरह बनाते हुए यहाँ पे H2O, जल का सूत्र आपको पता होगा H2O होता है और हाइड्रोजन। दोस्तों हम इसको सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण होता है, यह हम जानते हैं। दोस्तों अब हमारा आता है रासायनिक समीकरण के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है शब्द समीकरण। दोस्तों शब्दों द्वारा जो समीकरण बनाया जाता है वह शब्द समीकरण कहलाता है। दोस्तों ये समीकरण है हमारा रासायनिक समीकरण है। तो दोस्तों हम शब्द समीकरण किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार हाइड्रोजन। दोस्तों ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस।
दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं जल, या फिर हम इसको इस तरह ना लिख करके लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों ज़्यादातर हम इसे जल लिख सकते हैं जल। दोस्तों इस प्रकार हमारा शब्द समीकरण होता है। दोस्तों शब्द समीकरण में कुछ नियम होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण में कुछ नियम होते हैं दोस्तों। अगर हमारा दोस्तों आपको पता है ये उत्पाद होता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह उत्पाद कहलाता है, अभिकारक कहलाता है दोस्तों। तो ये अभिकारक है। और दोस्तों ये उत्पाद है। उत्पाद दोस्तों अभिकारक में दो है दोस्तों, दो है तो यहाँ पे हम प्लस का निशान जरूर लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे मैं समीकरण आपको बताया था 15 + y = 20। दोस्तों यहाँ पे ये प्लस का निशान होता है। दोस्तों आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि दो पदार्थ है और यहाँ पर एक उत्पाद निकला। दोस्तों यहाँ पर दो उत्पाद है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ है और उत्पाद दोस्तों एक है। दोस्तों दो भी हो सकता है उत्पाद, यहाँ पर दो भी उत्पाद दोस्तों जो हम आगे के समीकरण में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गया और ये उत्पाद हो गया। दोस्तों शब्द समीकरण में इसे द्वारा लिखना है। शब्दों द्वारा बनाया गया जो समीकरण होता है वह शब्द समीकरण कहलाता है। दोस्तों इसी के बाद हमारा ढांचा समीकरण आता है। ढांचा समीकरण दोस्तों हमें इसी का ढांचा बनाना होता है। इसी का जैसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कंकाली समीकरण कह सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए ये हमारा ढांचा समीकरण है। दोस्तों ये हमारा ढांचा समीकरण है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिख सकते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को O2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2O। तो दोस्तों ये हमारा ढांचा समीकरण होता है। इसको हम कह सकते हैं शब्द समीकरण का एक छोटा रूप। शब्द समीकरण का वह छोटा रूप जिसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। दोस्तों इन दोनों समीकरण में हमारे कुछ नियम होते हैं। दोस्तों अभिकारक दोस्तों हमारे बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमें एक तीर का निशान लगाना होता है। दोस्तों हम इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, उसके आगे तीर लगाना होगा। तीर जो दोस्तों यह दिशा को दर्शाता है कि दोस्तों अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया इस तरफ जाकर के हुई है। तो दोस्तों इसी को हम इसलिए हम इस तीर को लगाते हैं। दोस्तों इस तीर के पीछे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे पूंछ कह सकते हैं इसको, इसकी पूंछ की तरफ अभिकारक होगा और इसके तीर की तरफ दोस्तों हमारा उत्पाद होगा। दोस्तों यह दर्शाता है कि अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया इस तरफ हुई है, यह अभिक्रिया होकर उत्पाद इस तरफ है। दोस्तों इसको यह दर्शाता है और दोस्तों हमें यह याद रखना होगा। दोस्तों ये भी है कि अगर अभिकारक में दो पदार्थ होते हैं, वैसे भी दोस्तों अभिकारक में हमेशा दो पदार्थ ही होंगे दोस्तों, क्योंकि एक पदार्थ अकेला अभिक्रिया नहीं कर सकता। दोस्तों एक दो पदार्थ है तो उनके बीच में धनात्मक चिन्ह लगेगा, दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह कभी नहीं लगता। दोस्तों इसके आगे अगर यहाँ पर भी दो उत्पाद आते हैं, जैसे कई समीकरण हमारे होते हैं जिसमें आगे भी आते हैं, तो दोस्तों उसमें भी धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, या जुड़ने के बाद जो अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों उसको। दोस्तों ढांचा समीकरण में भी यही नियम होता है। दोस्तों यहाँ पर एरो का निशान लगाते हैं और यहाँ पर दोस्तों दो पदार्थ के बीच में हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर अगर दो पदार्थ है तो यहाँ पर भी हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, रासायनिक अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उसका उपयोग होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कई प्रकार के हैं। जैसे दोस्तों अगर हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में खाना पचता है, यानी भोजन का पाचन। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँ भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, यह भी दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों दूसरा अगर हम देखें दोस्तों दही, अगर आपने दही खाया होगा, देखा हो दोस्तों, दही भी जमता है तो वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों दही का जमना, दोस्तों शोषण,
हम सांस लेते हैं दोस्तों, वो भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों। अब आप सोचेंगे दोस्तों हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई किसी पदार्थ या किसी भी उत्पाद या फिर अभिकारक में, तो हमें नहीं पता चलेगा दोस्तों। लेकिन उत्पाद में हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये भी होता है, इसमें कई परिवर्तन होता है। मैं दोस्तों थोड़ा मिटा के इसको फिर से लिख लेता हूँ। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, हमें कैसे पता चले? दोस्तों इसमें कुछ चरण होते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों पहला होता है, 3-4 होते हैं दोस्तों, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों अगर उसका अवस्था परिवर्तन होता है, अगर वो ठोस से गैस या गैस से ठोस बनता है या द्रव बनता है या द्रव से गैस बनता है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मैं दोस्तों अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, दोस्तों गैस का उत्सर्जन, अगर हम कोई चीज बनाते हैं जिसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है, अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है। दोस्तों अगला रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, दोस्तों रंग में भी परिवर्तन होगा। अगर कोई चीज अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होगा। तापमान परिवर्तन, दोस्तों तापमान में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों तापमान में भी परिवर्तन होगा क्योंकि रासायनिक, दोस्तों आपके बुक में पहला क्रियाकलाप दिया गया मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर गैस का उत्सर्जन। दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो अभिक्रिया हमारी किताब में बताया गया है, उसको हम अगर उदाहरण लेके माने तो देखिए उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है। दोस्तों इन चारों का जरूर परिवर्तन होगा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। दोस्तों उसमें अवस्था का परिवर्तन, मैग्नीशियम रिबन आपने नहीं देखा होगा, अगर आपके पास हो तो देख लीजिए या फिर कहीं देखिए, तो उसमें थोड़ा सा तार की तरह होता है दोस्तों, वो ठोस होता है। दोस्तों अवस्था में परिवर्तन अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और उसके बाद हम उसको जलाएंगे तो देखिए उसका राख जो बचता है वो भी ठोस होता है, लेकिन वो उससे अलग होता है। तो दोस्तों उसका अवस्था परिवर्तन हुआ। दोस्तों गैस का उत्सर्जन, अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन नहीं है, आप कागज जलाइए तब भी उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। कागज भी दोस्तों एक ठोस होता है, लेकिन राख उसका किस प्रकार होते हैं देख सकते हैं आप। रंग में परिवर्तन, दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को पहले जलाने से पहले उसमें रगड़ने के लिए पहले कहा गया है। तो दोस्तों उसमें पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसको रगड़ लेते हैं। दोस्तों उसको रगड़ने पे देखिए किस प्रकार उसका रंग चमक, जैसे वो चमकने लगता है, जैसे वो नया हो जाता है दोस्तों, इस प्रकार हो जाता है। तो उसमें रंग का परिवर्तन। दोस्तों तापमान का परिवर्तन, दोस्तों उसका पहले किस तापमान का था और बाद में किस प्रकार का हो गया। दोस्तों एक दूसरा उदाहरण बता दूं जो आपके घर में जरूर होता होगा दोस्तों, चाय का बनना। जिससे दोस्तों चाय बनाया जाता है, तो चाय बनाया जाता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि चाय पहले उसमें दूध डाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है, चाय पत्ती, चीनी डाला जाता है। दोस्तों सभी को मिला दिया जाए, देखिए इसमें दूध डालेंगे तो सफ़ेद रंग पूरा हो जाएगा दोस्तों। सफ़ेद रंग होगा दोस्तों, तो हम पानी में जब जब मतलब चाय बन जाता है, देखिए कलर कौन सा हो जाता है दोस्तों, रंग परिवर्तन हो जाता है, इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, दोस्तों वह ठंडा होता है, लेकिन उसको बनाने के बाद चाय जब पूरा बन जाता है तो वह गर्म होता है दोस्तों। गैस का उत्सर्जन, चाय बनता है दोस्तों तो गैस का उत्सर्जन भी होता है उसमें। अवस्था में परिवर्तन, दोस्तों अवस्था में परिवर्तन उसमें नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर अभिक्रिया में ये चारों होते हैं, या फिर इन चारों में से कुछ भी अगर परिवर्तन है तो वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है दोस्तों, उसमें अभिक्रिया हो चुकी है, हुई है दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक हम जानेंगे तो समीकरण संतुलित करना। समीकरण कैसे संतुलित करें दोस्तों? अब आप कहेंगे समीकरण को संतुलित करने की क्या जरूरत होती है? दोस्तों हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि हमें समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता होती है, क्यों हम संतुलित करें? दोस्तों इसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे समीकरण का अर्थ होता है LHS बराबर RHS होना चाहिए। दोस्तों LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण कहलाएगा। दोस्तों मैंने आपको समीकरण बताया था 15 + y = 20।
दोस्तों यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है। दोस्तों हम इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं लिखा 15 + 5 = 20। दोस्तों ये हमारा समीकरण संतुलित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, एक दूसरे के यहाँ पे RHS LHS बराबर हो गया है। यहाँ पर मैं भी लिख सकता हूँ 20 = 20। ये भी हमारा समीकरण है, वो भी संतुलित है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह आ गया तो यह समीकरण है, और अगर दोनों तरफ बराबर है तो वह संतुलित भी है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर ये मान लीजिए या मैंने समीकरण लिए, तो दोस्तों आप देखिए क्या यह संतुलित है। दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 हैं। ये हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। दोस्तों हमें इसी को संतुलित करना है, और इसी को संतुलित करने के हमें कई चरण होते हैं। दोस्तों हमें उन चरण को जानना, आपकी किताब में भी है। दोस्तों उन सभी चरणों को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आइए मैं इसको पहले रिवीज कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ।